यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन HRDC अली गढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अली गढ़ का मैं बहुत ही ममनून हूँ कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया। ख़ुसूसन डॉक्टर फ़ायज़ा अब्बासी साहिबा डायरेक्टर और प्रोफेसर नसरीन साहिबा कोर्स कोऑर्डिनेटर का। आज का मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है तर्जुमा निगारी। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ उर्दू, द न्यू कॉलेज ऑटोनमस, चेन्नई, तमिलनाडु। आइए हम मालूम करें कि तर्जुमे की तारीफ़ क्या है। तर्जुमे की तारीफ़ मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अपने अंदाज़ में मुख्तलिफ़ तरह से की है। जैसा कि नूरुल लुग़ात में मौलवी नूरुल हसन नैयर ने तर्जुमे की तारीफ़ इन अल्फाज में की है कि एक ज़ुबान की लुग़त को दूसरी ज़ुबान में बयान करना। इसके अलावा अतश दुर्रानी ने तर्जुमे की तारीफ़ इन अल्फाज में की है। वो कहते हैं कि तर्जुमा किसी ज़ुबान पर किए गए ऐसे अमल का नाम है जिसमें किसी और ज़ुबान की मतन की जगह दूसरी ज़ुबान का मुतबादिल मतन पेश किया जाए। तर्जुमे के मफ़हूम को अगर आसानी से समझने की कोशिश की जाए तो यूँ कहा जा सकता है कि तर्जुमा एक ऐसा अमल है कि जिसमें किसी एक ज़ुबान के मानी व मतालिब को किसी दूसरी ज़ुबान में ढाल दिया जाए या मुंतक़ल किया जाए। और खालिद इक़बाल ने अपनी किताब फ़न तर्जुमे उसूल व मबादियात में तर्जुमे की तारीफ़ कुछ इन अल्फाज में की है। मेरे ख़याल में तर्जुमा एक ज़ुबान में पेश करदा हक़ाइक़ और किसी दूसरी ज़ुबान में मुंतक़िल करना है। किसी तहरीर तसनीफ़ को किसी दूसरी ज़ुबान में मुंतक़ल करने के अमल का तर्जुमा कहलाता है। आइए हम मालूम करें कि तर्जुमे की तारीख़ क्या है। उर्दू के बाद तर्जुमे की रिवायात पर अगर इस बात की जाए तो बड़े चश्मकुशा हक़ाइक़ सामने आते हैं कि तर्जुमे की रिवायत बहुत क़दीम है। दूसरी ज़ुबानों मसलन फ़ारसी, अरबी वग़ैरह में लिखी जाने वाली क़दीम दास्तानों, क़िस्सों और कहानियों वग़ैरह के उर्दू ज़ुबान में तराजिम हुए। इसके बाद ख़ास तौर पर जब अंग्रेज़ बर्र सग़ीर में दर आए और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस बनाए और मुख्तलिफ़ कुतुब गैर उर्दू के उर्दू में तराजिम करने का काम किया, इसमें फ़ोर्ट विलियम कॉलेज और इसके तराजिम की बहुत अहमियत है। ये रिवायत इसी तरह आगे बढ़ती गई और सर सैयद अहमद ख़ान की साइंटिफिक सोसाइटी ने भी तराजिम का काम किया। फिर उर्दू में बच्चों का अदब भी तराजिम की मदद से दाखिल हुआ। तर्जुमे की रिवायत में दारुत तर्जुमा उस्मानिया की बड़ी अहमियत अपनी जगह कायम है। ये रिवायत इसी तरह चलती रही और बहुत से नावल और अफसाने अंग्रेज़ी से तर्जुमे करके उर्दू में दाखिल किए गए। उर्दू तर्जुमे की रिवायत में सूफिया इकराम का भी हिस्सा है। इस हवाले से मिर्ज़ा हामिद बेग अपनी किताब उर्दू तर्जुमे की रिवायत में रकम तराज होते हैं कि जिन मुसलमान सूफिया ने उर्दू ज़ुबान की नशोनुमा और उर्दू में तर्जुमे की बुनियादें रखीं, इनमें से बेशतर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम करते थे। आइए हम तर्जुमे की अहमियत व इफ़ादियत को जानें। तर्जुमे की अहमियत और मक़ासिद के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बात काबिल दीद है कि किसी भी ज़ुबान के अल्फाज का तर्जुमा जब किसी दूसरी ज़ुबान में किया जाता है तो हदफ़ी ज़ुबान के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा तराजिम के बदौलत ही मालूमात की तरसील होती है और इस तरसील का इन्हिसार इस बात पर होगा कि तर्जुमा कितनी शफ़ाफ़ अंदाज में किया गया है। तर्जुमे की अहमियत और मक़ासिद का अंदाज़ा इस बात से भी हो सकता है कि ये तर्जुमा ही था जिसकी बदौलत अब तक उर्दू अदब और लिसानियात का दामन वसी हो गया है। तर्जुमे की अहमियत व मक़ासिद का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी बदौलत किसी गैर ज़ुबान की सक़ाफ़त और तजुर्बात से आगाही मुमकिन हो जाती है। गैर ज़ुबान के मज़हब से आगाही के लिए भी तर्जुमा एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। बहुत सी नई तराकीब और नई इस्तिलाहात से आगाही हासिल होती है। तर्जुमे की अहमियत व मक़ासिद को वाज़ेह करने के लिए डॉक्टर क़मर रईस अपनी किताब तर्जुमे के फ़न और रिवायत में लिखते हैं कि तर्जुमा वो कुंजी है जिसके ज़रिए उलूम व फ़नून के ख़ज़ाने सब के लिए खुल जाते हैं। इसीलिए रोज़ बरोज़ तर्जुमों की अहमियत बढ़ती जा रही है
اور ترجمے نے بھی تخلیق کا درجہ پا لیا ہے۔ ترجمے کی بدولت علوم کے خزانے ایک زبان سے دوسری زبان میں داخل ہوتے ہیں، اسی لیے آج کل ترجمے کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر فن ترجمہ نگاری آج ایک تخلیق کا درجہ پانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ترجمے کی اہمیت و مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی بدولت مختلف معاشرتوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ جب ایک معاشرت کے لوگ کسی دوسری معاشرت کی ثقافت، تہذیبی روایات اور اخلاقی و جمالی اقدار کا ترجمے کی بدولت مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی تہذیب و تمدن اور رسوم و رواج سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترجمے کی بدولت ہی ثانوی زبانوں کی تدریس میں معاونت بھی ممکن ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے پی لائیو کہتے ہیں کہ ترجمہ ثانوی زبان کی تفہیم میں طلباء کے لیے معاون ہو سکتا ہے۔ اس سے طلباء اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی تفہیم درست ہے یا غلط۔ یہ دوسری زبان میں خیال سازی اور اظہار خیال میں طلباء کی مدد بھی کرتا ہے۔ ترجمہ ثانوی زبان کے سیکھنے کے شوق کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ ترجمے کی اہمیت و مقاصد کو ظاہر کرنے کے لیے ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کہتے ہیں کہ نوزائیدہ اور ترقی یافتہ دونوں زبانوں میں علمی اور فلسفیانہ ابلاغ و اظہار میں ترجمے بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ترجمے ہی کی مدد سے کوئی زبان ابتدا میں گرد و بیش کی زبانوں کا اثر و نفوذ قبول کرتی ہے، نئے الفاظ کا اخذ و انتخاب کرتی ہے، اور ترجموں کی ہی مدد سے اس میں بلحاظ حیت و معنی علمی و ادبی مباحث کے اظہار کا ذریعہ بننے کی صلاحیت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ ترجمے سے زبان میں وسعت پیدا ہوتی ہے، گہرائی پیدا ہوتی ہے، نئے اسالیب جنم لیتے ہیں۔ ترجمے ہی کی بدولت کوئی بھی زبان نئے اصناف سے آشنا ہوتی ہے۔ ترجمہ دو تہذیبوں اور دو زبانوں کے درمیان ایک پل کا کام دیتا ہے، جس کے بدولت خیالات اور تصورات ایک تہذیب اور ملک سے دوسری تہذیب اور ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ ترجمہ ہر دور میں کسی بھی زبان کی اہم ترین ضرورت رہا ہے۔ ترجمے کی مدد سے ہی کسی بھی زبان کا جمود ختم ہوتا ہے۔ تراجم سے ہی ہم ادب کے سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور سائنس سے متعلق جو مواد ہوتا ہے اور ترجمے کی ہی بدولت دوسری زبانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس مواد کو اپنی زبان میں زیادہ بہتر طریقے سے پاتے ہیں۔ اس لیے ترجمے کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔